कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, और ये चैप्टर नंबर है आपका 5। ठीक है, कल जो ट्यूशन किए थे कर लिए होंगे शायद। ठीक है, तो अपन ने कई सारे टॉपिक देखे, आज देखेंगे अपन कोशिका विभाजन। अपना टॉपिक है कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। आज इसके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कोशिका विभाजन क्यों करती है। कोई भी कोशिका वो विभाजित क्यों हो रही है, ये कोशिका विभाजन क्यों करती है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो कोशिका क्या हो गई हो आपकी, कोशिका विभाजन क्यों होता है। क्वेश्चन बनता है आपका कोशिका विभाजन क्यों होता है, विभाजन क्यों होता है। ये चैप्टर शायद लगभग कंप्लीट है आपका। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं कि सेल या कोशिका विभाजन क्यों करती है। पहला हो सकता है आपका कोशिका पुरानी हो चुकी हो, कोशिका ओल्ड हो चुकी हो, तो भी वो क्या करेगी, आपका सेल डिवीजन करेगी। या जो इसके अंदर खाद्य पदार्थ है वो क्या होंगे आपके, ज्यादा होंगे। खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या हो गई आपकी, ज्यादा हो गई। तो कोशिका क्या करेगी, विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना लेगी या चार कोशिका, और इसमें क्या कर देगी, आपके भोजन डाल देगी। तो कोशिका विभाजन क्यों हो सकता है, या तो कोशिका पुरानी हो चुकी इसलिए विभाजन होकर क्या करेगी, अपना जो आनुवंशिक पदार्थ है वो दूसरी कोशिका को दे देगी और खुद क्या हो जाएगी, आपकी डेड हो जाएगी। तो दो रीजन हो सकते हैं कोशिका विभाजन के। अब देखते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। अगला है आपका कोशिका विभाजन के प्रकार। तो आपके दो प्रकार दे रखे हैं, वैसे 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। तो कोशिका विभाजन के प्रकार, अगला इसी का टॉपिक है कोशिका विभाजन के प्रकार। देखो, 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, और तीसरा है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब इन तीनों को अपन डिटेल से देखेंगे। ये दोनों आपके दे रखे हैं और ये बिल्कुल सिंपल सा प्रकार है, आपको पता होना चाहिए कि असूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन में होगा क्या, जैसे आपकी कोई कोशिका है, सपोज ये आपकी कोशिका है, ये क्या करेगी, एक या दो विभाजनों के बाद दो अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती। इनको क्या कहेंगे अपन, पुत्री कोशिकाएं कहेंगे, पुत्री सेल या पुत्री कोशिका। अगर कोशिका एक या दो विभाजन के पश्चात क्या होती है, स्वतंत्र रूप से दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका असूत्री विभाजन। सरल प्रकार का होता है, ये क्या होता है आपका, सरल प्रकार का होता है और निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। निम्न कोटि के जीवों में क्या होता है, ये पाया जाता है। तो अपन ने देखा असूत्री विभाजन, ये आपकी एक कोशिका है, ये सिंपल विभाजन करके दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है और ये क्या कहलाता है, आपका असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, अब देखते हैं अपन समसूत्री विभाजन क्या होता है, जो आपके डिटेल से दे रखा है विद चित्र। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपन समसूत्री कोशिका विभाजन। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। समसूत्री, देखो समसूत्री, सम यानी समान, और सूत्र थ्रेड का, थ्रेड यानी सूत्र का मतलब यहाँ धागा जैसी संरचना, धागा, इसको अच्छे से समझना। समसूत्री, सम यानी समान, सूत्र का मतलब धागा। तो धागे से मतलब क्या है, यहाँ इंग्लिश में एक शब्द यूज किया जाता है, नीमा। इंग्लिश में एक शब्द यूज किया जाता है बायोलॉजी में, नीमा। तो जो गुणसूत्र है, अपन पढ़े थे केंद्रक, केंद्र की संरचना पढ़ी थी, उसमें ऐसे धागे धागे से ऐसे जाल सा पाया गया था और इन धागों को क्या कहा था अपन ने, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स।
गुणसूत्र, ठीक है, या क्रोमोसोम। तो समसूत्री विभाजन में रियल में होगा क्या, ये जो धागे जैसी संरचना है, जो गुणसूत्र है, वो क्या होंगे, समान भागों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन सम यानी समान सूत्री यानी धागा, तो समान भागों में बढ़ जाना क्या होगा आपका समसूत्री विभाजन। अब अपन इसकी परिभाषा देखते हैं, समसूत्री विभाजन की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो अच्छे से लर्न कर लेना इसको, बिल्कुल इजी सी परिभाषा है। इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो, एक कोशिका होगी, उससे कितनी कोशिकाएं बनेगी आपकी, 2 कोशिकाएं बनेगी। एक समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, और जो अर्धसूत्री होता है उसमें क्या होती है आपकी 4 कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है। वो कैसे बनती है अपन चित्र की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन समसूत्री विभाजन, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, जो मात्रात्मक व गुणात्मक रूप से मात्र कोशिका के समान होती है, मात्र कोशिका के समान होती है। ये आपके समसूत्री विभाजन की परिभाषा। मतलब जैसी मात्र कोशिका होगी, जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी, वो भी कैसी होगी आपके, बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी, उसकी जीरोक्स कॉपी होगी। तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक मात्र कोशिका है, उससे 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी, और जैसी मात्र कोशिका थी वैसी ही की वैसी क्या होगी आपकी पुत्री कोशिकाएं होगी। अब देखो यहाँ कुछ टर्म का यूज करेंगे, कुछ शब्दावली का यूज करेंगे, तो आप उनको ढंग से देखना। जो कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका का मुख्य अंग क्या है, कोशिका का कंट्रोल कौन करता है आपका केंद्र। कोशिका का कंट्रोल कौन करता है, केंद्र। अपन केंद्र के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो ये है आपका केंद्र। ठीक है, ये सपोज आपका केंद्र है, इसमें क्या है आपके गुणसूत्रीय जाल, ठीक है, और ये है आपकी पूरी कोशिका। इसमें क्या है आपके कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी, ये सारे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कोशिका द्रव्य। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्र का भी विभाजन होगा, क्योंकि गुणसूत्र क्या है, वो धागे कहाँ मिलेंगे आपको, केंद्र के अंदर। ठीक है, और कोशिका के अंदर क्या होंगे, कोशिका द्रव्य। तो जब आपके कोशिका विभाजन होता है तो केंद्र का भी विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा। जैसे ये आपकी कोशिका, ये नई कोशिका बनाएगी, तो पहले तो केंद्र का विभाजन होगा, उससे एक केंद्रक बन गया। फिर इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसका क्या होगा आपका विभाजन होगा। ठीक है, फिर इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, ये द्रव आ जाएगा। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्र का भी विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का भी विभाजन। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं अपन, कोशिका विभाजन। ठीक है, अब अपन इसको डिटेल से देखेंगे, आपके चित्र की सहायता से समझा रखा है। तो देखो, जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो एक अवस्था में पूर्ण ना होके कई अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन या कोशिका विभाजन कई अवस्थाओं में पूर्ण होता है। तो पहले किसका विभाजन होगा, प्रथम में क्या होगा, केंद्र का विभाजन। फिर किसका विभाजन होगा, आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन। फिर किसका होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। जो केंद्र का विभाजन होता है वो 4-5 प्रावस्थाओं में होता है। केंद्र का विभाजन जैसे फर्स्ट प्रावस्था में वहाँ, फिर दूसरी में वहाँ, फिर तीसरी में वहाँ। मतलब जैसे ये आपकी कोशिका है, पहले ये यहाँ आई, ठीक है,
फिर अगली में क्या हुआ, ये जो खांस थी ये थोड़ी बड़ी हो गई, फिर ये बड़ी हो गई, फिर तीसरी में जाके ऐसे हुआ, चौथी में जाके ऐसे हुआ, फिर अलग से आपके बन गई। तो 1 2 3 4 ज्यादा भी हो सकती है। तो जो केंद्रक का विभाजन होता है वो एक बार में ना होके कुछ अवस्थाओं में होता है, जिनको क्या बोलते हैं, केंद्रक की प्रावस्थाएं, केंद्रक विभाजन की प्रावस्थाएं। उनके नाम देख लो आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट क्या है आपके, टीलोफेज। ये क्या है, केंद्रक विभाजन की प्रावस्थाओं के नाम है। जो केंद्रक का विभाजन होगा उसकी प्रावस्थाओं के नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, फिर किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। जंतु कोशिका में अलग तरीके से मैंने जब अंतर लिखवाए थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तब बोला था जंतु कोशिका में क्या होता है आपके, खांच विधि से, जैसे आपके ये जंतु कोशिका है, ठीक है, तो यहाँ ऐसी खांच बन जाएगी और उससे कोशिका क्या करेगी, आपके दो भागों में बढ़ जाएगी, ऊपर और नीचे। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, अगर पादप कोशिका की बात की जाए तो पादप कोशिका में किससे होगी, पादप कोशिका में किससे होगी, आपकी पट्ट विधि से होगी। जैसे ये आपकी पादप कोशिका है तो यहाँ क्या बन जाएगी, एक पट्ट बन जाएगा, ये पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किससे होता है, पट्ट विधि से, जबकि जंतु कोशिका में किस विधि से होता है, आपके खांच विधि से। इसको पट्ट विधि बोलते हैं। तो ये लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जिंदगी में काम आएंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे डिटेल से कि केंद्रक का विभाजन प्रोफेज में कैसे होगा, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में कैसे होगा। अब अपन इसको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, केंद्रक का डायग्राम बनाते हैं अपन। ये क्या है आपका केंद्रक, इसके अंदर क्या है, ये आपके गुणसूत्रीय जाल, गुणसूत्रीय जाल है, और ये क्या है आपके केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक की झिल्ली है, ये है आपका केंद्रक। ठीक है, अपन ने बनाया था पहले डायग्राम में, यहाँ क्या होंगे, दोहरी झिल्ली होगी, ये सब अपन पढ़ चुके। अब देखो जब प्रोफेज अवस्था आएगी तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोफेज, समसूत्री विभाजन की पहली प्रावस्था क्या है, प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होगा, ये जो आपकी केंद्रक झिल्ली है, एक बार दोबारा से बना लो। प्रोफेज में क्या होगा, जो केंद्रक झिल्ली है और जो गुणसूत्र है उनमें कैसे परिवर्तन होगा। देखो आप, जैसे आपकी ये क्या है, आपके ये केंद्रक झिल्ली है, तो धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी, डॉट डॉट लगने लग गई, तो धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी, विलुप्त होने लग जाएगी, और गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे, मोटे, जैसे ऐसा ऐसा जाल सा था, और ये कैसे हो जाएंगे, मोटे और कुंडलित हो जाएंगे। ये क्या है आपके गुणसूत्र, और ये क्या है आपकी केंद्रक झिल्ली। तो प्रोफेज में होता क्या है, गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, मोटे और कुंडलित हो जाएंगे। अब जाल ना रह के कैसे हो जाएंगे, मोटे और कुंडलित हो जाएंगे, और जो केंद्रक झिल्ली है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, और ये क्या है आपकी केंद्रिका, ये भी क्या हो जाएगी आपके धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाएगी। तो प्रोफेज में क्या होगा, केंद्रक में क्या परिवर्तन होगा, केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, गुणसूत्र मोटे और कुंडलित हो रहे हैं, और केंद्रिका भी क्या हो रही है आपकी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है आपकी विलुप्त होती जा रही है। ये है आपकी प्रोफेज प्रावस्था। ये केंद्रक विभाजन की प्रथम प्रावस्था होती है, इसमें गुणसूत्र मोटे और कुंडलित हो जाएंगे, केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाएगी, केंद्रिका भी विलुप्त, डॉट डॉट का मतलब है नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। फिर दूसरी प्रावस्था देखते हैं अपन,
मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होंगे, गुणसूत्र और मोटे और कुंडलित हो जाएंगे और मध्य पटलिका पर या एक प्लेट का निर्माण करेंगे। तो गुणसूत्र कहाँ आ जाएंगे, आपके बीच में व्यवस्थित हो जाएंगे। गुणसूत्र कहाँ आ जाएंगे, जोड़े में रहेंगे और मध्य पटलिका पर या मध्य प्लेट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या होती है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। अब यहाँ केंद्रक झिल्ली वगैरह कुछ नहीं है आपका, केंद्रक झिल्ली केंद्रिका सब क्या आपके एब्सेंट है। इसको जो ये बीच में है ना, इसको बोलते हैं मध्य पटलिका। मेटाफेज प्लेटिंग दो, मेटाफेज प्लेट। ठीक है, और ये कौन है आपके गुणसूत्र। तो मेटाफेज अवस्था में क्या होते हैं, गुणसूत्र स्पष्ट दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा केंद्रक केंद्रिका तो विलुप्त हो चुके हैं यहाँ पे, और गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे, जोड़े में। ये देखो, ये जोड़ा है, ये कैसे रियल में एक गुणसूत्र ये है और इसके साथ वाला ये, तो गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं आपके, जोड़े में हो जाते हैं। और जो इनका सेंट्रोमियर होता है, गुणसूत्र जिस बिंदु से आपस में जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर भी स्पष्ट दिखने लग जाता है। गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पे आके क्या हो जाते हैं, आपके व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके अलावा जो केंद्र की झिल्ली है, केंद्रिका, ये कंप्लीट रूप से क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये था प्रोफेज और मेटाफेज। एनाफेज और टीलोफेज भी देखेंगे। अब आप क्वेश्चन क्या करोगे, प्रोफेज मेटाफेज दोनों के डायग्राम बनाओगे। आपका होमवर्क क्या हो, देखो दो अवस्थाएं बनाइए तो आप इन दोनों का डायग्राम बनाओगे। प्रोफेज व मेटाफेज का चित्र बनाकर वर्णन करो। चित्र की प्रैक्टिस करोगे आप। दूसरा क्वेश्चन है आपके, समसूत्री विभाजन व असूत्री विभाजन में अंतर लिखो। ये दोनों क्वेश्चन आप घर से करोगे, आपकी जो कॉपी है, बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।